A very warm and enthusiastic welcome to this admirable platform of the Calliope Study, जिसमें कि हम लोग concepts को very crisp वे में समझ जाते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एल्कीन्स, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो। तो हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स में बेसिकली हमारे पास हाइड्रोकार्बन का जो डिवीजन होता है, हमारे हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उन्हीं को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही पता चल सकता है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन बेसिकली। अब हाइड्रोकार्बन हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पे जितने भी कार्बन होते हैं वो लोग एक ही बॉन्ड से आपस में लिंक्ड रहते हैं। वहीं पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वहाँ पे कार्बन दो बॉन्ड से या फिर कार्बन तीन बॉन्ड से आपस में लिंक्ड रहते हैं, एक बॉन्ड से। बेसिकली उनके सारे लिंकेज एक बॉन्ड से नहीं होते हैं। फिर अब इस वीडियो में हमें सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, जो कि है हमारा एल्केन। तो अब इसके स्ट्रक्चरल और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2। अब इसका क्या मतलब है? CnH2n+2, CnH2n मतलब कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? हाइड्रोजन के दो एटम में हम जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो उतने जो हमारे हाइड्रोजन होंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत उटपटांग सी लाइन है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रखें तो क्या होगा? देखो, C 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सही हर जगह वैल्यू पुट करनी है। फिर 2, n है 2 इंटू 1 और फिर +2 है तो +2, तो हमारे पास आ जाएगा C1 H2 इंटू 2 क्या होता है? 2 इंटू 1 क्या होता है? 2। उसके बाद उसमें जब हम लोग 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं CH4। वहीं पे एक एग्जांपल और ले हम, तो फिर क्या ले सकते हैं हम लोग एग्जांपल? जैसे n की वैल्यू अगर हम 5 रखें तो क्या होगा? n की वैल्यू 5 रखेंगे तो C5H2 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि n यहाँ पे वैल्यू है हमारी, उसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? C5H2 इंटू 5, 10 + 2 12, C5H12 हमारा हो जाएगा। ऐसे अगर आप एक क्वेश्चन आपके लिए n की वैल्यू आप 7 रख के आप चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आप कमेंट में टाइमलाइन के साथ सेंड कर देना। फिर जनरल फॉर्मूला, अब ये क्या, जैसे हम एल्केन्स को बना सकते हैं, तो एल्केन्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं? किसी चीज कोई कंपाउंड से मिला के हम एल्केन्स बना सकते हैं। कैसे, क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, तो इनका हमें पढ़ना है प्रिपरेशन। तो अब हम लोग एल्केन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मैंने अभी बताया, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होती हैं, वहाँ या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स होती हैं, ऐसे कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। मान लो ऐसा कैसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सैचुरेटेड बन जाए, तो इसमें हम लोग एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी जगह पे यहाँ एक बॉन्ड की टेंडेंसी जनरेट हो जाएगी दोनों जगह पे। ये अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आके बॉन्डिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आके बॉन्डिंग करेगा, तो दोनों हाइड्रोजन हमारे बाइंड हो जाएंगे यहाँ और यहाँ, जिसकी वजह से कंपाउंड फिर से क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर दूसरा हम लोग किससे कर सकते हैं? दूसरा, अगर हमारे पास कोई सेकेंड, अगर हमारे पास कोई मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे? मान लो हमारे पास कोई एक एसिड है, जैसे कि मिथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH। अगर हम इसमें NaOH को ऐड करेंगे, मतलब अगर हम इसमें NaOH को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या देगा? प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा प्रोड्यूस करेगा एक एल्केन।
की प्रॉपर्टी रखने वाला कंपाउंड। मतलब अगर हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH यानी कि हम एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको ऐड करेंगे हम, तो हमारा एक एल्केन प्रॉपर्टी शोइंग मॉलिक्यूल हमारा प्रोड्यूस होगा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा हम लोग किसी भी हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके भी एल्केन बना सकते हैं। अब तीसरा क्या हो जाएगा, फ्रॉम हैलाइड्स। अब हेलोजेंस की जगह पे भी हम लोग उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाइड्रोजन को। देखो जैसे कैसे, अब जैसे मान लो हमारे पास था कोई कंपाउंड CH3Cl, इसके साथ अगर हम H2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कंपाउंड क्या देगा, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और क्लोरीन एक आके इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा तो हमारा बन जाएगा CH4, क्योंकि पहले से यहाँ 3 थे, यहाँ से एक आया तो 4 हो गए, और एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है उसके साथ क्लोरीन जाएगा तो हो जाएगा HCl। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसी के बाद हमें जस्ट पढ़नी है, वो हमें पढ़ना है क्या, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है एल्केन्स की। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग रिएक्शन विद केमिकल्स करवाते हैं, किस रिएक्शन से किस केमिकल से रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, मतलब किसी को हटा के हाइड्रोजन यानी कि उसके दोस्त को उसके पास बिठा देना। तो इसका एक एग्जांपल जैसे कि C2H5 ये हमारा 2, ठीक है, Cl है हमारे पास, इसमें हम लोग जब ऐड करेंगे H2 को तो फिर हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H6 प्लस HCl। अब कैसे बनेगा, हमारा एक हाइड्रोजन फिर से इस कंपाउंड के साथ आके मिल जाएगा और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके चला जाएगा, जिसकी वजह से C2H6 C2H5 पहले था, एक हाइड्रोजन इसमें मिला तो C2H6 बन गया, और एक अभी हमारा क्लोरीन इससे टूटा था, यहाँ भी एक टूटा हुआ पार्टिकल जुड़ा था, दोनों आपस में जुड़े और HCl उन्होंने बना लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन को ला रहे हैं, तो इसी रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। फिर आगे जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो हमारी है कंबशन। कंबशन, अब कंबशन तो सबको पता होगा, कंबशन होता क्या नहीं पता तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यहाँ पे हमको एल्केन के बारे में पढ़ना है, तो किसी भी एल्केन को जब आप बर्न करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो हमें H2O और CO2 हीट के साथ प्रोड्यूस करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक कंपाउंड है CH4, ये क्या है हमारा, मीथेन है, क्या है, मीथेन। मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो फिर वो क्या देगा हमें, CO2 देगा, H2O देगा और हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी देगा। ठीक है, लाइट भी देता है, लाइट आप लिख सकते हो। फिर जब हमारा मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हीट, अगर हम उसको हीट करेंगे तो CO2 H2O या फिर CO2 H2O के साथ वो हीट एनर्जी भी देगा। अब एक क्या दिक्कत होती है, ये जो रिएक्शन होता है वो हमारा होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मोड ऑफ रिएक्शन। अब एक और चीज है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं, कोई भी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन के केस में ऐसा होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड में ऐसा क्या होता है जो कि सैचुरेटेड में नहीं होता है। बेसिकली जो हमारा सैचुरेटेड यानी कि एल्केन होता है वो बहुत क्लियर ब्लू फ्लेम के साथ उसकी हीट निकलती है, वहीं पे जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसमें येलोविश फ्लेम के साथ निकलती है। आपने कभी कभी देखा होगा जो आपके यहाँ एलपीजी की फ्लेम होती है वो ब्लूइश कलर की होती है, वहीं पे अगर आप कोई फायर देखोगे तो उसकी फ्लेम येलोविश कलर की होती है। अब हमारा जो आगे का केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कंट्रोल्ड ऑक्सी, थर्ड है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी ऑर्गेनिक सैचुरेटेड कंपाउंड का, लेकिन
वो कंट्रोल्ड वे में हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया? कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर हमें मान लो 573 डिग्री केल्विन ही लेना है और प्रेशर हमें 1000 एटीएम ही लेना है। तो ऐसे केस में मान लो हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके किसी रिएक्शन को कराया, तो ऐसे रिएक्शन के होने को ही हम लोग कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, जिसकी वजह से एक एग्जांपल से समझते हैं। CO हमारे पास है, सॉरी CH4 है हमारे पास। इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे? हीट करेंगे। कितने पे? 573 डिग्री केल्विन पे। ये सेल्सियस लिखा हुआ है, केल्विन पे। और 1000 एटीएम के प्रेशर पे। तो वो हमें देगा CO प्लस H2O। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। देखो, जब हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सैचुरेटेड कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में हम उसको हीट करेंगे या फिर उसका रिएक्शन कराएंगे, तो हमें CO अगर एक्सेस में रहेगा तो CO2 देगा, और अगर लेस रहेगा तो CO देगा, और H2 हमारा फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है। थर्ड था, फोर्थ था आइसो आइसो आइसोमेराइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन होता है क्या? सबसे पहले ये समझो आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म एक ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसकी वजह से वो एक जैसा ही, एक ही, जैसे मान लो हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फिर भी उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बना हुआ है। जैसे कि एक स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6, वहीं पे एक ऐसा 1 2 3 4 5 6। देखो, कार्बन तो सब में सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया है। तो ऐसे कंपाउंड को जहां पे सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉरी आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमराइजेशन भी बोलते हैं। अब आइसोमराइजेशन क्या होता है? आइसोमराइजेशन, अब अगर आप किसी कंपाउंड का कराओ, जैसे हमारे पास कार्बन कंटेनिंग, हमारे पास 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, उसको अगर आप HCl के साथ उसका रिएक्शन कराओ, तो फिर वो क्या देगा? वो अपनी प्रॉपर्टी, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। देखो, यहाँ भी 5 ही कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल थे, यहाँ भी 5 ही कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, बस डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर का। तो ऐसे स्ट्रक्चरल डिफरेंस जब आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमराइजेशन। इसी के आगे हमें पढ़ना है, वो है हमारा फिफ्थ, एरोमेटाइजेशन। अब एरोमेटाइजेशन क्या होता है? एरोमेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसको हम लोग रिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कि एग्जांपल से समझते हैं। मान लो फिर से हमारे पास 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसको अगर हम लोग इसको Cr2O3, हाँ Cr2, ऐसे खराब लग रहा है, 1 मिनट, उसको अगर हम लोग Cr2O3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो एक बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये बेंजीन रिंग को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अब ये देखो, एरोमेटाइजेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके एरोमेटिकली वे में या फिर उसको उसके रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। ऐसी प्रॉपर्टी को एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं। अब ये छठी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी? जब स्टीम के साथ रिएक्शन होगा, जब हमारे किसी भी कंपाउंड का स्टीम के साथ रिएक्शन होगा तब क्या होगा? जब हमारा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो देखो क्या फॉर्म करेगा। हम ले लेते हैं मीथेन को। जब उसको हमने H2O के साथ रिएक्ट किया तो फिर वो क्या देगा? CO प्लस H2 गैस रिलीज। अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, 4 2 6, यहाँ पे आप 3 लगा दो, बाकी ये तो बैलेंस है, दिस इज बैलेंस्ड। उसके बाद फिर देखो, यहाँ हमारे पास क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
नहीं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक हाइड्रोकार्बन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद जब आप इस कंपाउंड का क्या कराओगे, हाँ, स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिर वो क्या देगा, CO प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस को भी लिबरेट करेगा। बेसिकली स्टीम के साथ रिएक्शन में CO या फिर CO2 का फॉर्मेशन होता है, या फिर मतलब साथ में H2O का भी फॉर्मेशन होता है। लास्ट है हमारा, वो है हमारा पाइरॉल के साथ रिएक्शन। तो सेवेंथ है हमारा पाइरॉल। पाइरॉल, अब पाइरॉल में क्या होता है, कोई भी आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, आप उसको अगर सेम टेम्परेचर पे हीट करोगे, सेम टेम्परेचर पे, मान लो 500 डिग्री केल्विन पे आप हीट कर, सेल्सियस पे आप हीट कर रहे हो, लेकिन आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मतलब कोई प्रोडक्ट में कार्बन कम होगा, उसके साथ जो उसका एक्स्ट्रा, उसके साथ जो उसका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें कार्बन ज्यादा होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हर केसेस में बनते हैं, कभी इक्वल भी हो जाता है, कभी कभी अलग बनते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग पाइरॉल के फॉर्म, इसी प्रोसेस को हम लोग पाइरॉल का फॉर्मेशन भी कहते हैं। सो बेसिक बेसिक सी चीजें थी, आपको ये सब चीजें, मतलब अगर आप 11th में हो तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप 10th में हो तो इतना डिटेल में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। 10th में हो तो आपको क्या जानना है, जो हमारा एल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और उससे आपको होमोलोगस सीरीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज ऑफ कार्बन जिसमें कि जो हमारा एक पहले हम लोग स्टेप से जब दूसरे स्टेप पे आए तो CH2 यूनिट्स का गैप हो। तो अब CH2 यूनिट्स का गैप क्या होता है, ये भी एक बार जरा सा देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एक कार्बन है CH4, अगर आप इससे दूसरे स्टेप पे जाना चाहते हो, मतलब इसी का होमोलोगस सीरीज लिखना चाहते हो, इसको सीरीज में लिखना चाहते हो, तो इसमें आप CH2 ऐड कर दो। तो मतलब पहले क्या था, एक कार्बन था, एक और कार्बन ऐड कर दो तो C2 हो गया। H कितना था, 4 था, 2 और ऐड करो तो 4 प्लस 2 6 हो गया। फिर इसमें प्लस CH2 करोगे तो ऐसी सीरीज आपकी बनती जाएगी, फिर C3H8 बनेगा, फिर C4H10 बनेगा। तो ऐसे सीरीज बनती चली जाएगी, इसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ऐसे आपका एल्केन्स में क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये कोई ऐसा केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई ऐसा प्रिपरेशन विपरेशन नहीं पूछने वाला। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। उसमें क्या होता है, किसी भी आप मॉलिक्यूल को, आप जैसे आपके पास कोई भी हेलोजन है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो। तो बेसिकली इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप दिस लेक्चर वाज वेरी 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 क्रिस्प एंड क्लियर टू यू, and I hope you understand this lecture. We will meet soon. Bye bye. Have a nice day.